हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपना लेसन 4 के बारे में, ठीक है। क्योंकि अभी हमारी सेकंड यूनिट ही चल रही है। बात करें यदि हम तो क्लास 8 की सेकंड यूनिट के बारे में ही बात कर रहे हैं, यानी संसद एवं कानून के बारे में। तो अभी तक जो थर्ड चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा कि हमें कानून यानी हमें संसद क्यों चाहिए, ठीक है। उसके बारे में ज़्यादा तो नहीं, बस थोड़ा बहुत हमने जाना कि आखिर हमें संसद क्यों चाहिए और हमारे देश में एक ही संसद क्यों होती है। उसका भी आई होप कि हम सभी लोग या आप सभी लोगों को वो समझ में आ गया होगा कि हमें संसद क्यों चाहिए, ठीक है। आज यहाँ पे हम बात करेंगे कानूनों की समझ के बारे में, क्या कैसे होता है। इसमें बात की जा रही है कि आप कुछ कानूनों से परिचित होंगे, ठीक है। हम बोलते हैं यदि आम बोलचाल की भाषा में बोले, पहले इसको पढ़ते हैं उसके बाद मैं समझाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आप कुछ कानूनों से परिचित होंगे। शायद आपको शादी की उम्र सीमा या मताधिकार की उम्र सीमा का पता होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जैसे शारदा एक्ट का कानून आता है शादी के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है मताधिकार का, कि यानी हमको क्या है, वोट डालने का मत प्राप्त होता है। तो ये भी हमारा एक मौलिक अधिकार ही है, ठीक है। तो इसमें ये कानून पेश किए जाते हैं। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि हम सभी को पता होंगे कि शादी की फिक्स उम्र क्या होती है, यानी कि 18 वर्ष की लड़की होनी चाहिए, 21 वर्ष का लड़का होना चाहिए। उसके बाद है कि मताधिकार की उम्र 18 वर्ष की होनी चाहिए, ठीक है। यानी वयस्क नागरिक ही क्या कर सकता है, मतदान डालने का उसको अधिकार है और वो डाल सकता है। और यहाँ पे हालांकि जो मैंने शादी की उम्र बताई, तो अभी बात चल रही है संसद में कि शादी की उम्र बढ़ानी चाहिए। वो क्यों बढ़ानी चाहिए उसका भी रीज़न है। हालांकि अभी ये ओपनली नहीं हुआ है, बट कहीं मैंने अखबार में ही पढ़ा था, तो वहाँ पे ऐसी बातें चल रही है कि लड़कियों की उम्र क्या है, यानी कि जो 18 साल है वो 21 वर्ष करनी चाहिए। विकास की लड़कियाँ कर नहीं पाती है, मतलब उनको जो करना होता है क्या है कि हम जब तक 18 एज अपनी पूरी करते हैं तो तब तक तो क्या होता है कि हम 12th ही पास करके आते हैं, ठीक है। यानी सपोज मान लो कि हम 17 या 18 में 12th पास किए, उसके बाद फिर हमारी शादी कर दी जाती है। यानी कि हमारे लिए कोई आगे बढ़ने के चांसेस नहीं रहते हैं, अवसर नहीं रहते हैं, क्योंकि हमें ये घर वालों को भी, पेरेंट्स को भी मतलब कानूनी अधिकार हो जाता है कि वो लोग मैरिज कर सकते हैं। तो इसीलिए अब बढ़ाने की बात की जा रही है। हालांकि उसके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। तो यहाँ पे बस आप अभी इतना ही याद रखिए कि अभी 18 वर्ष लड़की की है और 21 वर्ष लड़के की है, ठीक है। जब आगे अपडेट आएगा तो वो आप सब को उसकी जानकारी भी मैं बताऊंगी कि कैसे क्या हुआ है। हालांकि अभी बात हो रही सिर्फ, ठीक है। ये कोई सार्वजनिक कानून लागू नहीं कर दिया गया है, इसलिए हम इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि संभव है कि आप संपत्ति को खरीदने बेचने के कानूनों को भी जानते हैं। बिल्कुल, संपत्ति के खरीदने के लिए कौन कौन से कानून हैं, बेचने के लिए कौन कौन से कानून हैं, वो भी बखूबी आपको पता होगा। और यदि नहीं पता तो इस चैप्टर में हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। अभी तक आप ये जान चुके हैं कि कानून बनाने का जिम्मा संसद का होता है, ठीक है। यानी कि आई होप कितना तो आप सभी लोग जान ही गए होंगे कि कानून बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, संसद की है। अब संसद में कोई एक स्थान का या प्रॉपर एक जगह का निवासी ही वहाँ पे मेंबर नहीं होता, आपको अच्छे तरीके से पता है। मैंने पूरी अच्छे तरीके से कोशिश भी की है आपको समझाने की कि हर एक राज्य से अलग अलग सांसद जो होते हैं वहाँ चुन के जाते हैं और कैसे कैसे उसकी प्रोसेस होती है वो भी। तो ठीक है, यहाँ पे यानी कानून बनाने का जो जिम्मा होता है, जिम्मेदारी होती है, वो किसकी होती है, संसद की होती है। क्या ये कानून सभी पर लागू होते हैं, यानी जो संसद के द्वारा कानून बनाए जाते हैं तो क्या ये कानून सभी पर लागू होते हैं। नए कानून किस तरह अस्तित्व में आते हैं, क्या कोई कानून यानी कि अलोकप्रिय या विवादास्पद भी हो सकता है। नागरिक के नाते हमें ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, ठीक है। यानी इसमें ये जो कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं संशय वाले कि क्या ये सभी पे लागू होंगे, या जो भी नए कानून किस तरह से अस्तित्व में आते हैं, जो भी बनाए जाते हैं वो कैसे अस्तित्व में आते हैं, और क्या कानून अलोकप्रिय या विवादास्पद भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। वो सारी बातें हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। कि कैसे कोई भी कानून एक विवाद का रूप ले लेता है, क्योंकि जब कुछ जनता के भले के लिए है, कुछ जनता के भले के लिए नहीं है, वहाँ पे विवाद का रूप तो लेता ही है। वो सारी बातें हम लोग यहाँ पे समझेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ इसके जो भी इम्पोर्टेंट कीवर्ड है उसको नोट करेंगे, उसके बाद ही हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, और वे जो हम हमेशा की तरह करते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें, सबसे पहला हमारा वर्ड आता है आलोचना।
ठीक है। आलोचना का मतलब क्या होता है? यदि मैं आलोचना बोल रही हूँ तो आपको बोलने से ही समझ में आ रहा है, ठीक है। जब भी आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग ना पता हो, सीधा मैं फंडा बताऊँ, आप लोग उसको संधि विच्छेद कर लिया करो, ठीक है। आ प्लस यानी कि बात करें तो आलोचना यानी कि लोचन, ठीक है, कि किसी की आलोचना करना। तो इसमें आलोचना का मतलब क्या होता है, आप लोगों को ये लिखना है, ठीक है। अब तो इतना पता ही होगा कि लिखना है। तो यहाँ पे क्या है कि किसी व्यक्ति या चीज में कमियां निकालना या उसे अस्वीकार कर देना, ठीक है। यानी एक एक वर्ड आप समझिएगा, किसी व्यक्ति या चीज, यानी ना तो प्रॉपर किसी व्यक्ति के लिए है ना चीज के लिए, दोनों के लिए। कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, ठीक है। में कमियां निकालना या उसे अस्वीकार कर देना। इस अध्याय में आलोचना शब्द का इस्तेमाल सरकार के कामकाज पर नागरिकों की ओर से होने वाली आलोचना के लिए किया गया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आलोचना का तो सीधा मतलब क्या हो गया कि किसी व्यक्ति हो गई या कोई वस्तु हो गया, उसमें कमियां निकालना। लेकिन यदि हम बात करें तो इस अध्याय में आलोचना का क्या उपयोग है, उसके बारे में यदि हम बात करते हैं तो इसमें यही बताया जा रहा है कि मतलब जब सरकार कोई कानून पास करती है, कोई विधेयक लाती है, कोई एक्ट लाती है, वहाँ पे यदि वो जनता को सही नहीं लगता, ठीक है, जनता क्या करती है, उसकी आलोचना करती है। जनता मतलब हम सभी लोग। हमको यदि सिटीजनशिप अमेंडमेंट सही नहीं लग रहा है तो हम बिल्कुल उसकी आलोचना करेंगे और करते भी हैं, ठीक है। और अपनी लाइफ में यदि आलोचना वर्ड का हम उपयोग करें तो जैसे सपोज आप और आपके फ्रेंड कहीं पे बैठे हैं और कोई दूसरा व्यक्ति जा रहा, ठीक है, और उस दूसरे व्यक्ति में क्या कर रहे हो आप लोग, उसकी कमियां निकाल रहे हो सामने वाले की। यानी कि आप बैठे हैं और जो कोई अगला व्यक्ति जा रहा है हम उसकी कमियां निकालते जा रहे हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा, इसकी चाल ऐसी है, इसके बाल ऐसे हैं, इसकी खाल ऐसी है, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा भी व्हाटएवर जो भी निकालते हैं। और वो आदत भी होती है हम सबकी कि अपनी कमियां तो कभी नहीं दिखती, और जिस दिन अपनी कमियां दिख जाए ना, देश सुधर जाएगा। लेकिन हम अपनी कमियां नहीं देखते, दूसरों की कमियां बहुत देखते हैं और उनकी आलोचना भी बहुत करते हैं कि उसने ऐसा किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो इतना घटिया आदमी है। जितना भी होता है दुनिया भर की, ऐसा लगता है ना जब हम किसी की बुराई करने बैठते हैं तो आप सभी लोग यदि इमेजिन ना किए हो तो बिल्कुल आज ही किसी की बुराई करके देखिएगा, ऐसा लगेगा कि दुनिया में सबसे हरिश्चंद्र हम हैं। अब हरिश्चंद्र का मतलब ये होता है कि हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, ठीक है। जब आप वेद पुराण पढ़ोगे वहाँ पे कि हरिश्चंद्र कभी झूठ नहीं बोलते थे, तो यही आमतौर बोली भाषा में बोल दिया जाता है कि मतलब दुनिया के सबसे सत्यवादी हम ही थे, ऐसा लगता है, ठीक है। जब हम किसी की बुराई करने लगते हैं और बोलने लगते हैं वो ऐसा नहीं वैसा है, तो लगता है कि सबसे अच्छे, सबसे गुणी, यानी सर्वगुण संपन्न तो हम बैठे हैं और हमारे सामने वाला सबसे घटिया है। मतलब हम लोग ऐसे ही उसकी बुराई करते, उसकी कमियां निकालते, उसकी आलोचना करते हैं, जबकि उससे कुछ मिलता नहीं हमको, बस अपनी आत्म संतुष्टि के लिए कि हम बहुत अच्छे हैं, वो बहुत बुरा है इसलिए करते हैं। ऐसे ही हमारे संसद में होता है, ठीक है। यानी कि उसने जो भी नियम कानून बनाए, यदि जनता के लिए वो सही नहीं लगा तो जनता क्या करेगी, उसकी आलोचना करेगी ही, ठीक है। उसके बाद आता है, आप नेक्स्ट पॉइंट डालिए, विकास क्रम। विकास क्रम में क्या नोट करना है कि सरल से जटिल रूप तक, ठीक है, सरल से जटिल रूप तक विकास की प्रक्रिया को विकास क्रम कहा जाता है। अब ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है, क्या लिखा हो, सरल से जटिल तक, यानी जीरो से एडवांस लेवल। सीधे तौर पे यदि हम कहें तो सरल से जटिल या जीरो से एडवांस लेवल, ठीक है। तक क्या होता है कि विकास की प्रक्रिया को, यानी कोई काम आज हम करना शुरू करते हैं, ठीक है, और उसमें थोड़ी आज मेहनत करते हैं, पढ़ाई करने में आज थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं। विकास क्रम का मतलब क्या है, लगातार विकास बढ़ता जा रहा है, ठीक है। थोड़ी सी आज हम मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, एक ही चैप्टर हमने पढ़ा या चैप्टर का एक पैराग्राफ पढ़ा, लेकिन धीरे धीरे हम उसको इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। एक दिन में हम एक चैप्टर खत्म कर रहे हैं, कुछ दिन बाद हम एक दिन में 2 चैप्टर खत्म कर रहे हैं, कुछ दिन बाद एक दिन में हम पूरी बुक ही खत्म कर दे रहे हैं। यानी कि सरल से हमने एक पैराग्राफ से शुरू किया था और जटिल तक पहुंच गए, ठीक है। खैर यहाँ पे संसद के लिए अभी पूरा हम लिखेंगे इसको, तो यहाँ पे क्या है, सरल से जटिल रूप तक विकास की प्रक्रिया को विकास क्रम कहा जाता है। आमतौर पर इस शब्द का इस्तेमाल पौधों या पशुओं की किसी प्रजाति के विकास का वर्णन करने के लिए किया जाता है।
ठीक है, ये जो वर्ड है कि विकास क्रम हो रहा है, जैसे हम पौधे देखते हैं कि छोटा सा एक उसका क्या बोते हैं, बीज बोते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम बीज का लगाते हैं या बोते हैं जो भी है, उसके बाद या कि छोटा सा पौधे का रोपण किए और वो धीरे धीरे क्या करता जाता है, विकास करते जाता है, यानी विकास का क्रम उसके लगातार बढ़ता रहता है। ठीक है, इस अध्याय में विकास क्रम का मतलब इस बात से है कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने का विचार किस तरह एक अखिल भारतीय कानून के रूप में विकसित हुआ है। ठीक है, यानी कि जहाँ यहाँ पे विकास क्रम का मतलब क्या है, ये जो चैप्टर है कि कानून के बारे में समझ हम प्राप्त कर रहे हैं, इसमें क्या है कि महिलाओं का, जहाँ पहले 4% महिलाएं रहती थी, कल ही हमने पढ़ा है कि पहले 4% महिलाएं रहती थी, देन उसके बाद 9% महिलाएं आई। अब आपको पता है कि और भी ज़्यादा इसकी संख्या क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। ठीक है, यानी लगातार विकास क्रम बढ़ता जा रहा है सरल से कठिन की ओर। जहाँ बहुत कठिन था कि महिलाएं कभी संसद में भी पार्टिसिपेट करेंगी, वहाँ आज महिलाएं संसद में हैं। ठीक है, हमारे देश का वित्त मंत्रालय यदि कोई अभी संभाल रहा है, वो हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ही हैं, यानी एक महिला ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे क्रम बढ़ता गया, यानी सरल से जटिल, पूरा हमको सीधे तौर पे समझ में आ गया। और इतना अच्छे से समझाया हुआ, बस विकास क्रम का मतलब हमको सीधे से लिखना है, इतना ही है। और तो ये इधर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सरल से जटिल रूप तक विकास की प्रक्रिया को विकास क्रम कहा जाता है। ठीक है, और इस अध्याय में किस लिए है, और यहाँ पे मेन रूप से ये विकास क्रम किसके लिए यूज किया जाता है, तो पशुओं के लिए या पौधों के लिए, कि छोटे बच्चे पैदा होते उसके बाद धीरे धीरे आदमियों के लिए भी हो सकता, इनका भी विकास क्रम बढ़ता रहता है। ठीक है, हम लोगों का ऐसा तो नहीं है कि हमारा विकास बिल्कुल रुक ही जाता है, ढप हो गए, यानी कि बच्चे पैदा हुए हैं तो बच्चे ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। बच्चे के बाद बड़े भी होते हैं, फिर बुढ़े भी होते हैं, तो वो सब विकास क्रम हमारा लगातार चलता रहता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं राजद्रोह। थोड़ा इसको अच्छे से समझिएगा, इसमें लिखा क्या है कि जब सरकार को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ प्रतिरोध पैदा हो रहा, ठीक है, राजद्रोह यानी कि राज के प्रति कोई द्रोह कर रहा, विद्रोह कर रहा उसका, जब सरकार को क्या लगता है कि उसके खिलाफ प्रतिरोध पैदा हो रहा या विद्रोह किया जा रहा, तो उसे राजद्रोह कहा जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार को किसी की गिरफ्तारी के लिए ठोस सबूत की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि 1870 के राजद्रोह एक्ट के अंतर्गत अंग्रेज सरकार राजद्रोह को की बहुत व्यापक परिभाषा का इस्तेमाल करती थी। लिहाजा वे इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते थे। राष्ट्रवादी नेता इस कानून को मनमाना मानते थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को गिरफ्तारी से पहले वजह भी नहीं बताई जाती थी, उन्हें बिना मुकदमा चलाए ही जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश शासनकाल में राजद्रोह का मतलब कुछ और था, आपके शासनकाल में राजद्रोह का मतलब कुछ और है। ठीक है, यानी कि पहले क्या होता था कि यदि 1870 के दशक तक की हम बात करें, अंग्रेज़ों के द्वारा ये चलाया गया था। यहाँ पे जैसे हमारे जो क्रांतिकारी हैं देश के, ठीक है, जब वो क्रांतिकारी हैं कोई भी काम करते थे, अंग्रेज क्या करते थे, उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा लगा देते थे और सीधे तौर पे क्या कर देते थे कि उनको जेल में डाल देते थे, बिना किसी वारंट के, बिना किसी उनको पूर्व सूचना दिए, बिना किसी नोटिस के उनको जेल में डाल देते थे। और उनसे ये भी नहीं पूछा जाता था कि मतलब वो ये भी नहीं पूछने के अधिकारी होते थे कि हमको किस वजह से डाला जा रहा, ना तो उनको सफाई देने का अपना अधिकार होता था। हालांकि अब है ना कि कोई भी हम कितना भी बड़ा जुर्म किए हो, हमें ये पूछने का अधिकार है कि हमें जेल में क्यों डाला जा रहा। ठीक है, तो हम ये पूछ सकते हैं और सरकार बाध्य भी है कि वो हमको जवाब देगी कि हमें क्यों डाला जा रहा। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, यदि उनको लगा कि ये कुछ हमारे लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो लोग तुरंत जेल में डाल देते थे। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करें दमनकारी। दमनकारी का मतलब क्या है कि स्वतंत्र और स्वाभाविक विकास या अभिव्यक्ति को रोकने के लिए सख्ती से नियंत्रण स्थापित करना। इस अध्याय में उन कानूनों को दमनकारी कहा गया है जो लोगों को बहुत निर्मम ढंग से नियंत्रित करते हैं और उन्हें सभा करने व अपनी बात कहने सहित मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करने से भी रोक लगाते हैं। ठीक है,
यानी रोक देते हैं। यानी कि स्वतंत्र और स्वाभाविक विकास या अभिव्यक्ति को रोकने के लिए सख्ती से नियंत्रण स्थापित करना। यानी कि दमनकारी का मतलब क्या है? ना तो हमको बोलने दिया जा रहा है, ना तो बात करने, बस किसी एक की सत्ता चल रही है, वो हम पे अपना रौब जमाए हुए है। हम कुछ भी बोलना चाह रहे हैं, हमको दबा दिया जा रहा, हमको आगे कुछ बढ़ने ही नहीं दिया रहा, दमन कर दिया जा रहा हमारा। ठीक है, तो यही है कि मतलब स्वतंत्र हो गया या स्वाभाविक विकास, या कि हम बात करें अभिव्यक्ति को रोकने के लिए सख्ती से नियंत्रण करना। बहुत ही हमारी अभिव्यक्ति कुछ निकल रही है, हमको कुछ कहना है, तो जैसे सपोज आपको कुछ पूछना है मेरे से, ठीक है, लेकिन मैंने आपका पहले ही गला दबा दिया कि पूछोगे, अब पूछोगे दोबारा, बस ऐसे ही मार दिया खींच के चाटा, पूछोगे। मैंने क्या किया? आपका दमन कर दिया। ठीक है, यानी कि आपकी अभिव्यक्तियों को हमने वहीं पे दबा दिया। आपके अंदर बहुत से सवाल थे, लेकिन हमने क्या किया कि आपको डरा धमका के बहुत ही शक्तिपूर्वक, कि हमें पता है कि आप कुछ पूछने वाले हो जो मेरे से नहीं आने वाला, हम क्या करेंगे? पूछोगे आज के बाद? पूछोगे? ऐसे कुछ होता है स्कूल में भी, आप लोग देखे होंगे। मतलब बस एक समझाने के लिए बोल रही हूँ, हालांकि ना तो मैं आपके सामने हूँ ना आप मेरे सामने हो। सो आपको बिल्कुल राइट्स है कि आप कुछ भी पूछ सकते हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। बस एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि ऐसे लोग करते हैं। हमारे राजनीति में भी ऐसे ही कुछ होता है। बहुत से लोगों की, हम में से कई लोगों की, हम बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ को, हमारी अभिव्यक्ति को, हमारे स्वभाव को या हमारे स्वतंत्रता को कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है, बहुत सख्ती से दबा दिया जाता है। ठीक है, यानी कि इसे ही हम कहते हैं कि दमन कर दिया गया या दमनकारी व्यवस्था चल रही है यहाँ पे। सो आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम चैप्टर को अपने नेक्स्ट वीडियो में ही स्टार्ट करेंगे और वहाँ पे समझेंगे कि क्या कैसे है। इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा और उसके बाद रिवाइज भी करते जाइएगा, ठीक है। और जिनका भी डाउट था, मैं लिखूं या ना लिखूं, तो जिनका डाउट क्लियर हो गया हो वो भी साथ साथ लिखते जाएंगे और रिवाइज करते जाएंगे। मैं एक बार नहीं 1000 बार बोल रही हूँ और हमेशा बोलती रहूँगी कि प्लीज़ 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 आप लोग रिवाइज करना बिल्कुल मत छोड़ना। चाहे रात को सोने से पहले रिवाइज करो 1 से 2 घंटे, चाहे आप, अब ऐसा तो है नहीं कि पूरे 24 घंटे में आप पॉलिटी बस पढ़ते होगे, और यदि ऐसा कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप बहुत गलत कर रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पे आप जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हो एक दिन में, चाहे 2 ही सब्जेक्ट पढ़ो, उसको अच्छे तरीके से पढ़ो, उसकी प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाओ, और उसके बाद सोने से पहले 1 घंटे या 2 घंटे, या कि सो के उठने के बाद मॉर्निंग में 1 से 1.5 घंटे रिवाइज ज़रूर करिए आप लोग, ठीक है। और ये बहुत बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए, और अभी से ही आप लोग इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि फिर कोई नहीं रोक सकता कि हम फर्स्ट रैंकर ना बने। सो ऑल द बेस्ट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।